चले बेटा ना, कल हम लोगों ने लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी लिखा था, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी में कुछ डायग्राम आपको थोड़े बहुत बनवा दिए थे, उसके आगे से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट वगैरह वगैरह क्या था, वाटर का शेप कैसा होगा वो बता दिया गया था आपको। जैसे ही आप किसी सॉल्यूट को, जैसे मान लो MX नाम का कोई सॉल्यूट है, इसको आपने किसी सॉल्वेंट में डाला, ठीक है। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते ही क्या होने वाला है कि ये सॉल्यूट को वाटर के जो पार्टिकल्स है ना, वो क्या कर लेंगे बेटा, घेर लेंगे। और क्यों घेर लेंगे, क्योंकि बेटा ये जो आयनिक कंपाउंड है ये आयन की तरह काम कर रहा है, और वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है, पोलर। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा उसको बोलेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो यहाँ पर एक आयन डाइपोल अट्रैक्शन लगेगा। जब आपने जो सॉल्यूट लिया था उसको जैसे ही उठा के आपने सॉल्वेंट में डाला, तो इसके अंदर आयन है, इसके अंदर वाटर है, पोलर मॉलिक्यूल, इनके बीच में आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा। अब याद करिए, वाटर के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरह की बात करी थी कि वाटर पे यहाँ पर क्या आता है, डेल्टा प्लस, यहाँ आता है डेल्टा माइनस, यहाँ आता है डेल्टा माइनस, यहाँ आता है डेल्टा प्लस। इसको हम लोग इस तरह से ट्राइंगल के फॉर्म में दिखाएंगे, इसको बोलते हैं डेल्टा माइनस, इसको बोलते हैं डेल्टा प्लस, ठीक है। अब एक बात समझो, इसकी तरफ जब वाटर अट्रैक्ट करेगा, या ऐसा बोलूं कि ये आयन जब वाटर को अट्रैक्ट करेगा, तो ये आयन और वाटर कैसा है बेटा, पोलर। अब इसकी तरफ जब वाटर जाएगा, तो वाटर कौन से एंड से जाएगा बेटा, नेगेटिव एंड से जाएगा। क्यों नेगेटिव एंड से जाएगा, इसके ऊपर चार्ज है प्लस, तो ये इसकी तरफ वाटर नेगेटिव एंड से, मतलब खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो नेगेटिव एंड से जाकर इसकी तरफ क्या कर लेंगे बेटा, अट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अट्रैक्शन होगा। और ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, तो बेटा ये अट्रैक्शन का नाम क्या कहलाएगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। और याद करिए, क्या जब जब अट्रैक्शन होता है तब तब एनर्जी रिलीज होती कि नहीं होती है बेटा, होती है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होने वाली है बेटा, रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई। यहाँ पर आइए बात करते हैं, इसकी तरफ भी वाटर जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाटर उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर उसकी तरफ प्लस वाले एंड से जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर का जो डायग्राम बनेगा वो ओपन एंड से बनेगा इस तरह से। कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको क्या कर लिया बेटा, अट्रैक्ट कर लिया। और यहाँ पर भी जो अट्रैक्शन चल रहा है वो कौन सा अट्रैक्शन चल रहा है बेटा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब याद करिएगा, कल हम लोगों ने सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता था कि व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन द एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है कि जब सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डाला, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के इंटरेक्शन की वजह से रिलीज होने वाली एनर्जी को अपन लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक। दूसरी बात पे डिस्कशन करते हैं, यहां पर ध्यान सुनिएगा। अब मान लो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी रिलीज होके एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट में नहीं जाएगी, सराउंडिंग में नहीं जाएगी, ये एनर्जी घूम फिर के इस बॉन्ड को तोड़ने के काम में आती है। अब एक बात समझना, हम लोगों ने लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है कि जब आप किसी कैटायन और किसी एनायन से मिलाकर 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो इधर इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को अपन क्या बोलते थे, लैटिस। और मान लो लैटिस बना बनाया है, वो MX वाला लैटिस बना बनाया है, तो इस लैटिस को तोड़ने के लिए भी जो एनर्जी चलेगी उसको भी तो क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो मान लो ये जो MX का लैटिस है, इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और मान लो इसको तोड़ने के लिए 100 यूनिट ऑफ एनर्जी लगने वाली है। कितनी लगने वाली है, 100। अब देखो, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी आए ना, ये कहीं एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, ये हाइड्रेशन एनर्जी जाके इस लैटिस एनर्जी को कंपनसेट करने का काम करेगा, लैटिस को तोड़ने का काम करेगा। मान लो लैटिस को तोड़ने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए थी, 100। और यहां पर ये जो आयन डाइपोल से जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी 100 या 100 से ज्यादा है, मान लो। तो अगर ये 100 हुआ तो बताइए जाके इस लैटिस को तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, तोड़ पाएगा, क्योंकि 100 चाहिए थी, 100 मिल गई। और या फिर ये 100 से ज्यादा हो तो वो भी जाके ये लैटिस को तोड़ देगा। ये जितना ज्यादा एनर्जी होगा, लैटिस उतनी आसानी से टूटेगा। अच्छा बात बताओ, अगर ये MX को मैंने पानी में डाला था और पानी में डालने पे इनके इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो इतनी काफी थी कि लैटिस टूट जाए, तो लैटिस टूट जाएगा मतलब सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। लेकिन मान लो लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी 100 और यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई वो 50 ही हुई, तो ये जाके तोड़ने की तो कोशिश करेगा, लेकिन लैटिस टूट ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो 100 यूनिट ऑफ एनर्जी चाहिए थी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम पड़ जाए तो लैटिस नहीं टूटेगा, और लैटिस नहीं टूटेगा तो फिर सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो यही सारी बातें हैं यहाँ पर। आइए उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट बनाएंगे 3 पॉइंट पे, पहले इसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। इफ लैटिस एनर्जी इज लेस देन इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी, तो ध्यान से देखिए, अगर लैटिस एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा, तो मुझे बताओ क्या लैटिस टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, टूट जाएगा। और लैटिस टूट जाएगा तो बताइए सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा बेटा, सॉल्युबल।
दूसरा केस क्या बन के आ सकता है कि इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, मान लो लैटिस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिए और ये वाली एनर्जी कम पड़ जाए, तो बताइए लैटिस टूट पाएगा कि नहीं टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। इसका मतलब सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। और इसी से अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना चाहें, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना चाहे तो मुझे बताइए, लैटिस और हाइड्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। सॉल्युबिलिटी इन दोनों एनर्जी का खेल है, कौन ज्यादा है कौन कम है। मुझे बताइए सॉल्युबिलिटी ज्यादा कब होगी? जब हाइड्रेशन ज्यादा होगी या लैटिस ज्यादा होगी? हाइड्रेशन। तो सॉल्युबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। और जब लैटिस ज्यादा होगी तो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। तो लैटिस ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, मतलब इनवर्स रिलेशन आएगा बेटा लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का। नोट करिए पहले इस पूरी बात को, फिर आगे बढ़ते हैं इस पर। चलो बेटा ना, अब ये जो डायग्राम और ये जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, अब इस पे कुछ और डिस्कशन करते हैं हम लोग आगे। पहला पॉइंट क्या आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। ये जो सॉल्युबिलिटी का फिनोमिना हम लोगों ने देखा है, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्वेंसी देखा है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन और लैटिस दोनों एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब एग्जाम में सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं उसको सुनिएगा जरा ध्यान से। मान लो आपको बोला NaF है NaCl है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, अभी ये लिखना नहीं है, समझ लीजिए बस। पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता हो सकता है इसकी लैटिस और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी आपको दे दी जाए। मान लो ऐसा देते हैं कि इसका लैटिस एनर्जी 100 है और इसका हाइड्रेशन एनर्जी 200 है। तो मुझे बताइए अगर एग्जाम में किसी भी कंपाउंड के बारे में अगर आपको लैटिस और हाइड्रेशन की वैल्यू दे दे, तो उसको देखकर आपको ये डिसाइड करना है कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो मुझे बताइए अभी ये जो डेटा आपको दिख रहा है इसके हिसाब से आप क्या बोलोगे, सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? सॉल्युबल। पक्का समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। हो सकता है एग्जाम में इसके लिए भी वैल्यू दे दे, इसके लिए वैल्यू बोले कि भैया ये 50 है और ये मान लो ऐसा 200 है, इसको भी लिख दिया मैंने, बताइए ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? सॉल्युबल। अब मान लो ऐसा होता कि ये 350 होता और ये 200 होता, तो क्या होता? इनसॉल्युबल। ये तो अपने को यहां समझ में आ गई बात, ठीक है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये फ्रेम हो सकता है, पर जनरली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, वैल्यू देता नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन दे तो कैसे सॉल्व करना है वो हमने समझा। दूसरी बात क्या, ध्यान से देखिए, हो सकता है एग्जाम में वैल्यू दे दे और वैल्यू देकर एक क्वेश्चन पूछे कि भाई इन दोनों में से कौन ज्यादा सॉल्युबल है और कौन ज्यादा कम, या कौन कम सॉल्युबल है, कौन मोर सॉल्युबल कौन लेस सॉल्युबल। मुझे बताइए इसको देखकर क्या दिख रहा है? सॉल्युबल। इसको देखकर भी क्या दिख रहा है? सॉल्युबल। ये तो पता चल रहा है दोनों सॉल्युबल है, बट कोई ज्यादा सॉल्युबल होगा कोई कम सॉल्युबल होगा। कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा सॉल्युबल कौन कम सॉल्युबल? क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब इसको चाहिए था 50 और मिल गई 200, तो फटाक से टूट जाएगा लैटिस। और इसको चाहिए थी 100 और मिली 200, मतलब इसके ये वाला डेटा अगर कॉमन है तो आप डिफरेंस देख लें, इसको 100 यूनिट एनर्जी ज्यादा मिली, इसको 150 यूनिट एनर्जी ज्यादा मिली, मतलब ये ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा। तो हम क्या बोल देंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा। ठीक। तो ये वैल्यू अगर देते एग्जाम में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैल्यू से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, एग्जाम में हो सकता है वैल्यू ना दे, और जो कि जनरली होता भी है कि आपको वैल्यू नहीं दिया जाता, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करना है, ध्यान सुनना मेरा।
जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं बेटा, कल मैंने आपको बोला था लैटिस एनर्जी हो चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो, दोनों फिजिक्स का फॉर्मूला याद करिए Q1 Q2 अपॉन R। क्या ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं? हाँ। तो जो फैक्टर लैटिस एनर्जी का होता है वही फैक्टर तो किसका होता है? हाइड्रेशन एनर्जी का। लेकिन दोनों के रिलेशन में मैंने बोलता रेडियस का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा अलग दिखता था। एक जगह 1/r प्लस प्लस r माइनस था कंबाइंड, और एक जगह 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस था। और मैंने आपको बोला था कि देखने में तो ऐसा लगेगा कि लैटिस और हाइड्रेशन के फैक्टर सेम है, लेकिन एक्चुअल में दोनों का जो वैल्यू आएगा वो अलग अलग आएगा। जैसे सुनना मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं, मैंने बोला NaF, मैंने बोला NaCl, मैंने बोला NaBr और मैंने बोला NaI। ठीक है, अब मैंने बोला लैटिस एनर्जी। मुझे बताओ इनके लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाओ बिना वैल्यू के, सोचो फैक्टर से सोचो। पहला फैक्टर क्या देखोगे? चार्ज। ठीक है, चार्ज सबका सेम है। कैसे पता चल गया? +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, चार्ज सेम। चार्ज के बाद क्या देखते हैं? साइज। क्या लेफ्ट टू राइट आने पर साइज बढ़ रहा है? और साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। तो हमें ऑर्डर तो पता चल गया कि इनका ऑर्डर ऐसा है। अब मुझे बताओ अगर इनके हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बनाना होगा तो क्या बनाओगे? ऐसे ही तो बनेगा। उसका भी तो फैक्टर वही है, चार्ज और रेडियस। ठीक है, पर देखो ऑर्डर तो दोनों सेम दिख रहे हैं कि भैया ये इधर से इधर जाने पर कम हो रहा है, ये इधर से इधर जाने पर कम हो रहा है, लेकिन वैल्यू अलग अलग होती है। वैल्यू अलग अलग इन द सेंस, हो सकता है इसका वैल्यू कितना हो बेटा 100, इसका कितना हो 50, इसका कितना हो 30, इसका कितना हो 20। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बिल्कुल सही है। और हो सकता है इसका वैल्यू हो 700, इसका वैल्यू हो 500, इसका वैल्यू हो 550, सॉरी ऐसा कर देते हैं अपन 450, और इसका वैल्यू हो 300। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर तो दोनों डिक्रीजिंग दिख रहे हैं कि भैया ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, लेकिन वैल्यू अलग अलग। और अगर वैल्यू दे दे तो आप पहचान जाओगे कि भैया ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है। कौन मोर सॉल्युबल है, कौन लेस सॉल्युबल है, वो अपन निकाल सकते हैं। लेकिन अपने पास ये वैल्यू नहीं होगी, तो अपने को अब इस फैक्टर से सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है कि भैया लैटिस ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। मतलब इस तरह से बात, हाइड्रेशन ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। लेकिन एक बात समझ लो, लैटिस और हाइड्रेशन के फैक्टर सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग। ऑर्डर सेम आता है लेकिन वैल्यू अलग अलग आती है। ये बात दिमाग में होनी चाहिए अपने, ठीक है। और वो वैल्यू अलग अलग आने का जो मेन कंसर्न है या जो मेन कारण है वो क्या है बेटा? जो हम लोगों ने वो रेडियस वाला पॉइंट पढ़ा था। अब एक बात समझना, अगर मैं इसी NaF, इसी NaCl, इसी NaBr और इसी NaI का ऑर्डर बोल दूं आपको, अब आपको कोई वैल्यू नहीं दिखी। सुनते जाना, समझते जाना ना। तो यहां पर इस पे चार्ज आ रहा है +1 -1 +1 -1 +1 -1। अभी हम लोगों ने इनका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाया था, वो ऑर्डर ऐसा आया था, और हमने इनके हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बनाया था, वो ऑर्डर भी ऐसा आया था कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अब मुझे बताओ, आपको वैल्यू नहीं दी गई और आपसे बोला गया कि इनके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। तो बताइए सॉल्युबिलिटी क्या दोनों एनर्जी पे डिपेंड करती कि नहीं करती है? करती है। तो चलिए दोनों से सॉल्व करते हैं कि करके। मुझे बताइए लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन। तो मतलब जो ऑर्डर लैटिस एनर्जी का आया है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर उससे ठीक उल्टा होगा। और मुझे बताओ अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी वाले फैक्टर पे जाता हूं तो हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट है। तो जो ऑर्डर हाइड्रेशन का आया है क्या वही ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का भी आएगा? हाँ। अब क्वेश्चन तो एक ही है, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर तो दो आ गए, दोनों एक दूसरे के उल्टे आएंगे, हमेशा सेम आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि एक से सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट है और एक से सॉल्युबिलिटी इनवर्स है, और इन दोनों का ऑर्डर सेम आएगा हमेशा। और इन दोनों का ऑर्डर सेम आएगा तो एक से सॉल्युबिलिटी सीधा दिखेगा तो दूसरे से हमेशा उल्टा दिखेगा, ऐसे ही होगा। ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको एग्जाम में पूछा कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है, तो आप या तो ये निकालोगे, दोनों पे डिपेंड कर रहा, दोनों ही निकालोगे, दोनों निकालोगे, दोनों हमेशा उल्टे आएंगे, तो कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है पता ही नहीं चलेगा। ये आंसर कब पता चलता? जब इनकी वैल्यू देते। ऑर्डर तो सेम दिखेगा लेकिन वैल्यूज एक्चुअल में अलग अलग। तो इसलिए ये देखा गया कि भाई कब कौन सी वैल्यू डोमिनेट करती है। अपन दोनों से एक साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर वैल्यू नहीं दिया तो हम दोनों को एक साथ लगाएंगे तो कभी आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते, डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक हो जाएगा मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो फिर क्या जुगाड़ निकाला जाता है? अब हम जो पढ़ेंगे वो जुगाड़ है। वो जुगाड़ क्या बोलता है कि भाई आप दोनों को एक साथ अप्लाई ही मत करो। जब वैल्यू ना दिया हो आप दोनों को एक साथ अप्लाई मत करो। वैसे तो डिपेंड दोनों पे ही करता है लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते वरना ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसीलिए आपको यह देखना है कि कब हाइड्रेशन से सॉल्युबिलिटी निकालना है और कब लैटिस से सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो दो केसेस हमको पढ़ने होते हैं यहां पर, उनमें हम लोग बात करते हैं कि कब हमें लैटिस से सॉल्व करना है और कब हमें हाइड्रेशन से सॉल्व करना है। जब हम लैटिस से सॉल्व कर रहे होंगे
तो फिर हाइड्रेशन हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये फैक्टर होना चाहिए। और जब हम हाइड्रेशन से सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर लैटिस हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। चलिए आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक बात समझना, मुझे बताओ ये NaF, NaCl, NaBr, Na, क्या इस पूरे ऑर्डर में आपको कोई कॉमन आयन दिख रहा है? कौन है? तो यहां पर एक टर्म आएगी हमेशा और वो टर्म होगी कॉमन आयन। और कॉमन आयन यहां पर कौन है? Na प्लस आयन। Na मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी। Na में कितने इलेक्ट्रॉन? 11। Na प्लस में कितने? 10। इलेक्ट्रॉन का खेल चलेगा पूरा। तो यहां पर कॉमन आयन कौन है बेटा? सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक वाले जो आयन होते हैं ना, उनको अपन बोलेंगे स्मॉल आयन। क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल आयन। अब ये लिखवा दूंगा सारी बातें। और अगर देखो किसी भी कॉमन आयन की बात चल रही है, अगर कॉमन आयन में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको माना जाएगा छोटा, और 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको क्या माना जाएगा? बड़ा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर बता दूं। जैसे मान लीजिए आपको बोला मैंने F-, ये कॉमन आयन है, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये छोटा है या बड़ा है? छोटा। मुझे बताइए OH-, कितने इलेक्ट्रॉन? गिनो। 10 है। छोटा या बड़ा? छोटा। मैंने बोला कार्बोनेट, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन? 10 से ज्यादा दिख रहे हैं आराम से, तो ये क्या माना जाएगा? बड़ा। तो कॉमन आयन छोटा या बड़ा से डिसाइड होगा बेटा। जब कॉमन आयन छोटा होता है ना, उस केस में मैक्सिमम टाइम लैटिस एनर्जी के हिसाब से आंसर बनाना होता है, और जब कॉमन आयन बड़ा होता है तो उस टाइम मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से ऑर्डर बनाना होता है। केस 1 लिखिएगा, केस 1 लिखिएगा। ये जो छोटा बड़ा, ये अभी आगे लिखवा दूंगा मैं, अभी आप केस लिखते जाइए। केस 1 लिखिएगा। इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, if common ion is small, then if common ion is small, then lattice energy dominates. If common ion is small, then lattice energy dominates. If common ion is small, then lattice energy dominates. चलिए ना, आपके सामने एक एग्जांपल लिखा गया है NaF, NaCl, NaBr, Na। ठीक। अब इसमें आपको बोला सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाओ, तो सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में या तो वो वैल्यू देगा, और वैल्यू नहीं देगा तो फिर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। एक और बात सुन लें यहां पर ध्यान से, सॉल्युबिलिटी का जब क्वेश्चन आएगा, जब भी तो सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कैटायन को देखना है। किसको देखना है? कैटायन को। ठीक है, कैटायन को देखना है। कैटायन या तो आपको S ब्लॉक का मिल रहा होगा, या फिर कैटायन आपको D ब्लॉक या फिर P ब्लॉक का मिल रहा होगा। F आएगा नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो आपको सॉल्युबिलिटी के जब भी क्वेश्चन आएंगे, सॉल्युबिलिटी के 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो उन दोनों पे बात कर रहे हैं। अगर S ब्लॉक का कैटायन दिख रहा है, जैसे इसको देखो, यहाँ पर कैटायन देखो सारे S ब्लॉक के, जरूरी नहीं कॉमन हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम होता तो भी तो क्या होता है? S ब्लॉक। अगर कैटायन S ब्लॉक के है ना, तो ऐसे सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और आगे क्या होगा कि मान लो ऐसा है आपको AgF, AgCl, AgBr, AgI, इसका कैटायन देखो S ब्लॉक का या D ब्लॉक का है? D ब्लॉक। ये कौन है? D ब्लॉक। ये कौन है? D ब्लॉक। अगर कैटायन आपको D ब्लॉक या P ब्लॉक का दिख जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप लैटिस हाइड्रेशन से सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे पोलराइजेशन से। अब पोलराइजेशन क्या होता है वो सब आगे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आइए देखिए ध्यान से, सॉल्युबिलिटी में 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स काम में आते हैं, एक तो लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी और एक पोलराइजेशन। लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी से कब सॉल्व करना है? जब कैटायन कौन सा होगा? S ब्लॉक का। और अगर P या D ब्लॉक का कैटायन आएगा तो आप किससे सॉल्व करेंगे बेटा? पोलराइजेशन से। ये जो पॉइंट आपको बोला गया इसको कहीं पर भी मार्जिन में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये दिमाग में होना बहुत जरूरी है। तो अभी हमारा पूरा फोकस S ब्लॉक वाले केसेस पे रहेगा, और मोस्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आते हैं S ब्लॉक वाले, लेकिन हाँ पोलराइजेशन भी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर रहा होगा, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फजांस रूल में। S ब्लॉक लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, D एंड P ब्लॉक में क्या लगाएंगे बेटा? पोलराइजेशन। ठीक है, अब आगे आते हैं वापस से। हम लोगों ने अभी जो केस लिया था इसमें आप देखें तो ये सारे के सारे कैटायन आपको किसके दिख रहे हैं बेटा? S ब्लॉक के। S ब्लॉक का अगर कैटायन है तो आपको किससे सॉल्व करना है बेटा? लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी से। और लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी कभी भी एक साथ नहीं लगाएंगे, आप वन एट अ टाइम लगाएंगे। या तो लैटिस से सॉल्व करेंगे या हाइड्रेशन से सॉल्व करेंगे, और वो डिसाइड किसके बेसिस पे होगा? कॉमन आयन के बेसिस। मुझे बताइए इन सब में
आप अगर कॉमन आयन ढूंढते हैं तो बताइए कॉमन आयन कौन आ रहा है, Na+, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन या 10 से कम है या नहीं है बेटा, है, तो कॉमन आयन कैसा हो गया, स्मॉल। ठीक है, अगर कॉमन आयन छोटा है, ध्यान सुनिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने की बात कर रहा हूं, कॉमन आयन कैसा है बेटा, छोटा। अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो आप किससे सॉल्व करेंगे बेटा, लैटिस एनर्जी से। इसका मतलब है यहां पर लैटिस एनर्जी क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अब लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर रहा है मतलब हाइड्रेशन सोचना ही नहीं है, सिर्फ लैटिस सोचना है। अब मुझे बताओ, क्या आप इन चारों का लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बना सकते हो? एनर्जी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मुझे बताओ, चार्ज तो सेम है पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो रेडियस, मतलब साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी कम, मतलब लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अच्छा मुझे बताओ, सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी डायरेक्ट होते हैं या इनवर्स होते हैं, इनवर्स। तो अगर लैटिस एनर्जी कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, और क्यों बढ़ जाएगा, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर मैं इन तीनों चारों की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाना चाहूं तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसका मतलब है NaF से ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, NaCl, उससे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, NaBr, और उससे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, Na। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। नोट करें पहले से। चलो बेटा ना, यहां पर बात करते हैं सेकेंड नंबर का जो केस आ रहा है उसके स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा हूं, लिखिएगा। इफ कॉमन आयन इज लार्ज, if common ion is large then if common ion is large then hydration energy dominates. If common ion is large then hydration energy dominates. ठीक है, ये जो पॉइंट अभी अपन ने लिखा, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए आपको ये एग्जांपल नंबर 2 दिया गया, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सल्फेट। एक बात बताओ, ये सारे के सारे सल्फेट कौन से ग्रुप के बेटा, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखा ना, ग्रुप 2 का सल्फेट, ये बेटा पूरी सॉल्युबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर सॉल्युबिलिटी में 100 बार क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से 90 बार यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। तो ये अपने को सॉल्युबिलिटी में अगर अपने को ऐसा करना है ना, एक तुक्का लगाना की बस सॉल्युबिलिटी में एक ही चीज पढ़ के जानी, तो वो ये क्वेश्चन होना चाहिए। अगर सॉल्युबिलिटी में एक ही चीज पढ़ के जाना तो ये जरूर पढ़ के जाना है, बाकी सब छोड़ देना वाले। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम सॉल्युबिलिटी में पूछा जाता है। अभी रिसेंटली जेईई मेंस में पूछा गया और इसकी हिस्ट्री यही है कि यही क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके ऊपर। ये जो सल्फेट्स आपको देख रहे हैं ग्रुप 2 के, एक बात बताओ, कॉमन आयन इनमें कौन दिख रहा है, सल्फेट। सल्फेट में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या मानेंगे, लार्ज। और हमने अभी क्या बोला कि कॉमन आयन अगर लार्ज है तो ज्यादा डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्व करना तो अब लैटिस के बारे में नहीं सोचना, अब सिर्फ हाइड्रेशन सोचना है। मुझे बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बनाना है। अब मुझे बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी भी तो एक एनर्जी है, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। पहले चार्ज निकाले तो इस पे चार्ज +2 -2 +2 -2 +2 -2, और यहां पर हर जगह +2 -2 चार सभी में क्या है बेटा, सेम। चार सेम हो गया तो अब साइज देखना है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई, लैटिस होती तो भी कम होती। लेकिन अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसका मतलब है अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो रहा होगा। मतलब ऑर्डर जो बन के आएगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन आएगा, BeSO4,
और लेफ्ट टू राइट जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, मतलब उससे कम सॉल्युबल है MgSO4, उससे कम सॉल्युबल है CaSO4, उससे कम सॉल्युबल आएगा SrSO4 और उससे कम सॉल्युबल कौन आएगा बेटा BaSO4। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन अभी अपन ने सल्फेट वाला लिखा, स्टार मार्क कर लेना, खूब सारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है फ्रीक्वेंटली, मतलब तो इसको सॉल्युबिलिटी में एक क्वेश्चन अगर कोई करके जाना है तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अभी हम लोगों ने समझे दोनों, ठीक है, एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में अपने पास इतना टाइम होगा नहीं कि अपन ये सब सोचें, ये सब करें, तो अब उसके लिए हम लोग एक और शॉर्टकट पे जाते हैं। वो शॉर्टकट क्या है, ध्यान से देखिएगा बेटे। यहां पर हम लोग एस ब्लॉक वाले केसेस की बात कर रहे हैं, मतलब वो केसेस देख रहे हैं जहां पर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी। अब एक बात बताओ, यहां पर पहली बात देखिए, कॉमन आयन छोटा था या बड़ा था बेटा, छोटा, और कॉमन आयन छोटा था या बड़ा था, बड़ा। ये दो केसेस अपने दिमाग में होने चाहिए, कॉमन आयन छोटा, कॉमन आयन बड़ा। जनरली क्या होगा, कॉमन आयन के अलावा वाले जो आयन होंगे, कॉमन आयन के अलावा, अब देखो कॉमन आयन कौन है इसमें, सोडियम, तो कॉमन आयन के अलावा कौन सा आयन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यहां पर देखिए कॉमन आयन के अलावा, कॉमन आयन कौन है, सल्फेट, कॉमन आयन के अलावा वाला आयन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। क्या ये सेम ग्रुप के हैं या नहीं बेटा है, क्या ये सेम ग्रुप के हैं या नहीं बेटा है। तो आपको जनरली जब सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें एक कॉमन आयन दिया होगा और कॉमन आयन के अलावा वाले आयन जनरली सेम ग्रुप के होते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, अगर कॉमन आयन छोटा है, क्या है बेटा, छोटा, तो देखिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्या सेम ग्रुप है या नहीं है बेटा है। डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर कॉमन आयन बड़ा है, कॉमन आयन बड़ा है, तो बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। तो अपने दिमाग में बस इतना होगा कि हम लोग देखेंगे कि कॉमन आयन छोटा है या बड़ा है। अगर कॉमन आयन छोटा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है, और अगर कॉमन आयन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम करना होगा। दिस विल बी द ऑर्डर। ठीक है, नोट बनाइएगा, पॉइंट नंबर 1 बोल रहा हूं, लिखिएगा। इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, if common ion is small, if common ion is small, then on moving down the group, then on moving down the group solubility, then on moving down the group solubility increases, solubility increases. Second point लिखें, if common ion is large, if common ion is large, then on moving down the group, then on moving down the group solubility decreases, then on moving down the group solubility decreases. तीसरा पॉइंट लिखें, if common ion contains, if common ion contains up to 10 electrons, if common ion contains up to 10 electrons, or if common ion, or if common ion is a group 2 cation, or if common ion is group 2 cation, then it is considered to be small. Common ion is a group 2 cation, then it is considered to be small. ठीक है, अब देखो ये सारे पॉइंट अपन ने लिख लिए। सीधी सी बात ये है कि अगर कॉमन आयन छोटा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है, कॉमन आयन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम करना है। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ केसेस लिखे हुए हैं जिनके ऑर्डर्स हमको बनाने, आप लोग चेक करते जाएंगे यहाँ पर फटाफट। पहले एक बात बताओ, थर्ड नंबर पे कंपाउंड के नाम बोलते जाओ। पहले वाले का नाम क्या बेटा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन आयन कौन आ रहा है बेटा, हाइड्रोक्साइड। तो बताइए कॉमन आयन इसमें आ रहा है हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अब आपको आना चाहिए, क्या होता है, OH माइनस। या ऐसे मत देखना OH2 लिख दो, इलेक्ट्रॉन लिख दिया, आयन के देखना है ना।
कॉमन आयन कौन है बेटा? OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH माइनस। मुझे बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 या 10 से ज्यादा? 10। मतलब कॉमन आयन कैसा है? छोटा। यहां पर बताइए कॉमन आयन कौन दिख रहा है बेटा इसमें? हाइड्रोक्साइड। अगेन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? OH माइनस और 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगा? स्मॉल। मुझे बताइए इसके अंदर कॉमन आयन कौन दिख रहा है? कौन है ये? नाम बोलो इसका क्या होगा? लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। कॉमन आयन इज नाइट्रेट। नाइट्रेट की बात करें अगर हम लोग, तो नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज NO3 माइनस। इसमें 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कॉमन आयन क्या होगा? लार्ज। मुझे बताइए यहां पर इसमें कंपाउंड का नाम बताओ क्या होगा? सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। कॉमन आयन इज सीजियम। अब अगर कॉमन आयन सीजियम है तो सीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीजियम +1 होता है, ग्रुप 1 का मेंबर है, और इसमें 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या मानेंगे? लार्ज। अगले वाले पे आइए, नाम बोलिए क्या है पहले वाले का? लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। बताइए कॉमन आयन कौन आ रहा है? फ्लोराइड। फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? F माइनस, और F माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, और 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब स्मॉल है। अब आपको पता चल गया कि भैया कॉमन आयन कहां पर छोटा है और कहां पर बड़ा है। अब कॉमन आयन के अलावा वाले आयन देखो तो एक ही ग्रुप के दे रखे आपको। अगर कॉमन आयन छोटा है तो डाउन द ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यहां पर भी कॉमन आयन छोटा है, कॉमन आयन छोटा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यहां पर कॉमन आयन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यहां पर कॉमन आयन बड़ा है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यहां पर कॉमन आयन छोटा है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए सर। चले आगे बढ़े बेटा, है ना। अब ये जो केसेस हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के पढ़े, इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखो अभी तक जो हमने सॉल्व करा वो सब किसके बेसिस पे सॉल्व करा? जुगाड़ के बेसिस पे, ठीक है ना। हमने क्या करा? वैसे तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही थी? लैटिस और हाइड्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन को या तो लैटिस से सॉल्व किया या हाइड्रेशन से, किसी एक से सॉल्व करा ताकि हमें आंसर मिल जाए। तो अब जब हम जुगाड़ लगा रहे हैं तो जुगाड़ जब लगाते हैं तो इतना सबको पता है कि कहीं ना कहीं जाके जुगाड़ पसर भी जाते हैं, ठीक है। रायता ढोलते हैं और वो रायता जो ढुलता है उसको नाम क्या दे दिया जाता है? एक्सेप्शंस, ठीक है। तो आइए यहाँ पर एक्सेप्शंस की बात करेंगे सॉल्युबिलिटी में, और यहाँ पर जरा ध्यान से पढ़े तो एक्सेप्शंस लिखा हुआ है ना, मतलब एक से ज्यादा बहुवचन है। तो आइए इस पर वार्तालाप करते हैं। पहली बात, आपको यहाँ पर टोटल 5 एक्सेप्शंस पढ़ने हैं। कितने एक्सेप्शंस पढ़ने? सुनते जाना, ठीक है। 5 एक्सेप्शंस है, लेकिन 5 एक्सेप्शंस में ऐसा होगा कि जो एक्सेप्शन नंबर 1 और 2 है उनका ऑर्डर एक जैसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक्सेप्शन नंबर 1 2 एक जैसा होगा, 3 4 एक जैसा होगा, और 5 अलग होगा। मतलब अल्टीमेटली अपने को 3 ऑर्डर से याद करना है। अब पहली बात, ये 5 एक्सेप्शन कौन कौन से, इसको दिमाग में फिट करते हैं। 5 में से 4 एक्सेप्शन ग्रुप 1 के साथ आएंगे
और पांचवा एक एक्सेप्शन ग्रुप 2 के साथ आएगा। तो पहले ग्रुप 1 की बात करते हैं। ग्रुप 1 का क्लोराइड, ग्रुप 1 का सल्फेट, ग्रुप 1 का कार्बोनेट, ग्रुप 1 का बाइकार्बोनेट, ये 4 एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 का क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CSCl, ये ग्रुप 1 के क्लोराइड्स हैं, इनमें एक्सेप्शन आएगा। ऐसे ही ग्रुप 1 के सल्फेट्स में एक्सेप्शन है। तो ग्रुप 1 के सल्फेट मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबके क्या मिल जाएंगे बेटा? सल्फेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप 1 के कार्बोनेट और ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट। ग्रुप 1 के कार्बोनेट की बात करूं तो बेटा ग्रुप 1 का कार्बोनेट आ जाएगा Li2CO3, Na2CO3, फिर आ जाएगा बेटा K2CO3, फिर आ जाएगा बेटा Rb2CO3 और फिर आ जाएगा बेटा CS2CO3। ठीक है, ये ग्रुप 1 के कार्बोनेट आ गए। और फिर आएगा ग्रुप 1 का बाइकार्बोनेट। ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट में आप जरा ध्यान से देखें, यहां पर तो मैंने LiSCO3 नहीं लिखा, और उसके नहीं लिखने का कारण क्या है कि हम जो सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा है, सॉल्युबिलिटी के बारे में आप सुनते हैं, वहां पर सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, ऐसे अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होती है। एक्चुअल में जो LiSCO3 है, यहां पर जो हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, वो सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मतलब आपका सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये जो LiSCO3 है ना, ये सॉलिड नहीं मिलता है, ये लिक्विड मिलता है। तो अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये लिक्विड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो हम सॉलिड इन लिक्विड को लिक्विड इन लिक्विड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा, और इसीलिए हम यहां पर LiSCO3 नहीं लिखते। ठीक है, वो लिखा दूंगा मैं पॉइंट आगे। NaSCO3, KSCO3, RbHCO3 और CSHCO3। ध्यान सुनते जाएगा, ध्यान समझते जाएगा। पहली बात मुझे बताइए, 5 एक्सेप्शन जो आप पढ़ रहे हैं उनमें से 4 एक्सेप्शन किसके साथ है? ग्रुप 1 के साथ। और जरा इमेजिन करिए, ग्रुप 1 का क्लोराइड, ग्रुप 1 का सल्फेट, ग्रुप 1 का कार्बोनेट, ग्रुप 1 का बाइकार्बोनेट। बोलो कौन कौन है? ग्रुप 1 का पूरा बोलो, क्लोराइड क्लोराइड नहीं, ग्रुप 1 का क्लोराइड, ग्रुप 1 का सल्फेट, ग्रुप 1 का कार्बोनेट, ग्रुप 1 का, इनमें से दो दो सेम सेम पैटर्न होंगे, तो नाम समझ में आना चाहिए, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो ये दोनों तो नाम से समझ में आ जाएंगे। तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का ऑर्डर सेम, और बचे हुए दो कौन है? क्लोराइड और सल्फेट का ऑर्डर सेम। ठीक, अब आते हैं ऑर्डर पे, पहले उसको देखते हैं। ऑर्डर पे अगर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। एक बात बताओ, सबसे पहले ये एस ब्लॉक के सॉल्ट से लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्व करते, बताइए इसमें कॉमन आयन कौन है? क्लोराइड आयन, क्लोराइड। इसमें सल्फेट, इसमें क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन 10 या 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, मतलब कॉमन आयन लार्ज है। सल्फेट बड़ा होगा, कार्बोनेट बड़ा होगा, बाइकार्बोनेट और भी बड़ा होगा। इसका मतलब है ये सब लार्ज आयन है, और कॉमन आयन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इनका अगर स्टैंडर्ड ऑर्डर बनता तो डिक्रीजिंग 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 बनता। ठीक, अब क्या है? अब ध्यान सुनो, यहां पर डिक्रीज होना चाहिए था, स्टैंडर्ड डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आधे तक ही आधा। अब एक्सेप्शन आ जाएगा, आधा डिक्रीज आधा इंक्रीज। ध्यान सुनिएगा, इसका एक्सेप्शन क्या है? आधा डिक्रीज आधा इंक्रीज, या ऐसा बोलूं कि ग्रुप 1 के क्लोराइड और सल्फेट में 2 घटेगा 2 बढ़ेगा, 2 डिक्रीज होगा 2 इंक्रीज होगा। दिमाग में फिट कर लीजिए, याद हो जाए, ठीक है, नहीं हो तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं, ये जरूर याद करना है। तो यहां पर क्लोराइड और सल्फेट में क्या ऑर्डर बोला मैंने? 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज। शुरू में नॉर्मल ऑर्डर चलता है, बाद में 2 जगह एक्सेप्शन आ जाता है, आधे तक ट्रेंड सही है। यहां पर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कायदा ये बोलता था लगातार डिक्रीज होना चाहिए था, स्टैंडर्ड ऑर्डर ये होना चाहिए था। यहां पर शुरू से एक्सेप्शन है, वहां आधे में एक्सेप्शन है, यहां पर शुरू से एक्सेप्शन है, मतलब लगातार इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको मार्केट में क्या चलता है? मार्केट में ऐसा बोल देते कि भैया एस ब्लॉक आ जाए, कौन आ जाए? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का कौन सा ग्रुप आ जाए? ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 के साथ अगर कार्बोनेट दिख जाए या बाइकार्बोनेट दिख जाए तो उसको छोटा मान लेना, ऐसा बोल देते मान लेना छोटा। अब छोटा मान लेते तो क्या हो जाता? अगर कॉमन आयन छोटा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब देखो वही ऑर्डर बनता है, एक तरीका होता है मार्केट में बताने का, है ना, कि छोटा मान लो या फिर लैटिस एनर्जी से सॉल्व कर दो। कॉमन आयन छोटा तो किससे सॉल्व कर दो? पर ये सब कहने की बातें है, तो एक्सेप्शन आप, क्योंकि अगर इसको छोटा मान लोगे या कुछ भी करोगे तो फिर आपको डेफिनेशन बदल दी आपने कि वैसे तो ये कॉमन आयन कायदे से छोटा थोड़ी है, बड़ा है, मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए अपन एक्सेप्शन है तो उसको एक्सेप्शन मान के चलेंगे कि भाई ऐसा कुछ होता है। तो ध्यान सुनना, ग्रुप 1 का कार्बोनेट, ग्रुप 1 का बाइकार्बोनेट में लगातार ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, अगर 10 इलेक्ट्रॉन को अपन ने बोला छोटा, क्यों बोला 10 इलेक्ट्रॉन वाले को छोटा?
10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने शेल की जरूरत है? 2। तो 2 शेल वालों का साइज जनरली क्या होता है बेटा? छोटा। फिर तीसरा शेल आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा, सातवां आएगा, उन आयंस को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? बड़ा। ठीक है, तो यहां पर ये जो अभी हमने 4 एक्सेप्शन पढ़े, इसके बाद आते हैं 5वें एक्सेप्शन पे। 5वां एक्सेप्शन किसके साथ है? ग्रुप 2 के साथ। और ग्रुप 2 में आपको फ्लोराइड में एक्सेप्शन दिखेगा, ग्रुप 2 के फ्लोराइड। तो बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड। मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो पहले बताइए कॉमन आयन कौन है बेटा? फ्लोराइड। फ्लोराइड कॉमन आयन छोटा है या बड़ा है? छोटा, 10 इलेक्ट्रॉन वाला है। फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? F2 F माइनस। तो ये 2 3 4 जो लिखा उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब है फ्लोराइड से। फ्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब छोटा या बड़ा? छोटा। अगर कॉमन आयन छोटा है तो बताइए डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़ना चाहिए। लेकिन बस एक चेंज है कि जो BeF2 मिनिमम सॉल्युबल होना चाहिए था वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन आता है इसमें कि बस BeF2 मिनिमम से उठ के मैक्सिमम। जरा इधर ध्यान देंगे 2 मिनट के लिए। लिखने से पहले एक बार इसको दिमाग में फिर से फिट करिए। सॉल्युबिलिटी के अंदर आपको कितने एक्सेप्शन याद रखने? 5। 5 में से 4 एक्सेप्शन किसके साथ है? ग्रुप 1 के साथ। ग्रुप 1 का क्लोराइड, ग्रुप 1 का सल्फेट, ग्रुप 1 का कार्बोनेट, ग्रुप 1 का बाइक, और ग्रुप 2 का फ्लोराइड। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का ऑर्डर सेम, क्लोराइड और सल्फेट का ऑर्डर सेम। बताइए क्लोराइड और सल्फेट में क्या होगा? 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज। एक्सेप्शन शुरू से ही आधे के बाद, आधे के बाद। और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में एक्सेप्शन शुरू से लगातार बढ़ेगा। और ग्रुप 2 के फ्लोराइड में क्या चेंज आया? BeF2 जो मिनिमम पे होना चाहिए था वो उठ के कहां पर आ जाएगा? मैक्सिमम पे। पहले इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें से कार्बोनेट बाइकार्बोनेट थर्ड फोर्थ नंबर बिल्कुल याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए उसका रीजन बता देता हूं। आगे जाके आपको वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सॉल्वे प्रोसेस पढ़ना है, वहां पर भी ये बात काम लाएंगे। कंपाउंड्स लिख लें और सॉलिबिलिटी का ऑर्डर सोचे, माइंड में है ना, खुद बनाने की कोशिश करें। 2 डिक्रीज 2 इंक्रीज है शुरू के 2 में, उसके बाद लगातार थर्ड और फोर्थ में लगातार इंक्रीज है, और फिफ्थ वाले में BeF2 मिनिमम से उठ के कहां चला जाएगा बेटा? मैक्सिमम पे। इम्तिहान की घड़ी अत्यंत नजदीक आ चुकी है ना? अब इम्तिहान से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो देते ही रहने एग्जाम। यहाँ भी दोगे, कॉलेज में भी दोगे, देना कॉलेज में भी तो एग्जाम दोगे, स्कूल से देते ही आ रहे। जब से दाखिला कराया गया है आपका, दाखिला कराने के लिए भी एग्जाम होता है आजकल। अब उसको आता ही होता तो फिर एडमिशन लेने क्यों आते? मतलब आप यहाँ एडमिशन लेने आओ और मैं आपसे पूछूं सॉलिबिलिटी का ऑर्डर बता, चल अब तो आता ही होता तो फिर काय को आते? दिस इज द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो है सो है, वैसे ही चलना पड़ेगा। बना लिए ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें चलो आगे का डिस्कशन करते हैं अपन, क्या पॉइंट आता है देखें। ये जो सॉलिबिलिटी के क्वेश्चंस थे इसमें आपको ऑर्डर बनाने थे, ऑर्डर बनाने का काम खत्म हुआ। लेकिन बेटा एक बात समझिएगा, सॉलिबिलिटी जो है ना, सॉलिबिलिटी में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपको एक कंपाउंड दिया NaCl, एक कंपाउंड दिया BeSO4, एक कंपाउंड दिया NaNO3, और एक कंपाउंड दे दिया आपको AgCl। ठीक है, इस तरह के कुछ कंपाउंड दे दिए। अब इसमें ऑर्डर नहीं पूछेगा, ऑर्डर नहीं पूछेगा क्योंकि कॉमन आयन है ही नहीं, कहां से ऑर्डर बनाओगे? इसमें क्या पूछेगा? बताओ इनमें से कौन सा सॉल्यूबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है। ऑर्डर तो फिर भी सिंपल है।
इसमें पूछा कौन सॉल्युबल, बताओ कौन सॉल्युबल कौन इनसॉल्युबल। ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि भैया इनमें से कौन सॉल्युबल है और कौन इनसॉल्युबल है। पता होगा तो कर दोगे, नहीं पता तो फिर बस लाचा। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि भाई ये 4 ऑप्शन है, 4 में से बता दो कौन सा सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पर किसके लिए पूछे जाएंगे वो समझिए। ऐसे क्वेश्चन मेनली आपसे सल्फेट्स के लिए पूछा जाता है, या ऐसे क्वेश्चन मेनली आपसे हैलाइड्स के लिए पूछा जाता है, सल्फेट्स के लिए या फिर हैलाइड्स के लिए। तो अपन इन दोनों को दिमाग में फिट कर ले रहे हैं कि कौन से सल्फेट सॉल्युबल है, कौन से सल्फेट इनसॉल्युबल है, और कौन से हैलाइड सॉल्युबल है, कौन से हैलाइड इनसॉल्युबल है। ध्यान सुनते जाइएगा, नोट बनाइएगा, और इसमें मैं पॉइंट पहले बता ही देता हूं आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला पॉइंट देख रहे हैं, क्यों आज होगा प्रभात। क्या बोला मैंने, क्यों आज होगा प्रभात। ये जो क्यों आज होगा प्रभात है ना, इनके सीबीआई, सीबीआई का मतलब समझते हैं क्या होता है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। अब मैं लिखूंगा नहीं फुल फॉर्म ना, इनके क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट बनाता है बेटा, कोई भी चीज अगर इनसॉल्युबल है मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। तो ध्यान सुनना, ये हैलाइड्स के ऊपर बात करिए अपने, किसके ऊपर, हैलाइड। क्या बोला मैंने आपको, क्यों आज होगा प्रभात का सीबीआई क्या मिलेगा, इनसॉल्युबल। मतलब कभी एग्जाम में पूछे कि सिल्वर का फ्लोराइड, सिल्वर का क्लोराइड, सिल्वर का ब्रोमाइड, सिल्वर का आयोडाइड, पूछा कौन सॉल्युबल है, तो ये तीनों तो इनसॉल्युबल। सिल्वर का फ्लोराइड क्या होगा, सॉल्युबल। तो इनमें से कोई भी दिख जाए, इनका किसी का भी सीबीआई में से कुछ भी दिख जाए, ये सब के सब क्या होंगे बेटा, इनसॉल्युबल। रेस्ट ऑल हैलाइड्स विल बी सॉल्युबल। आते सेकंड नंबर पे, इधर देखो, आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए। आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए, इनके सल्फेट भी क्या मिलेंगे, इनसॉल्युबल। और मतलब ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, प्रेसिपिटेट। तो सल्फेट में और हैलाइड में कौन सॉल्युबल है, कौन इनसॉल्युबल है, उसकी जानकारी आपके सामने लिखी हुई है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमें पता होना चाहिए कि ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये जानकारी है आपके सामने, है ना। क्योंकि मेनली क्वेश्चन जो आएगा वो हैलाइड का आएगा, सल्फेट का आएगा, तो कम से कम इसको जरूर दिमाग में रखना है अपने को। याद करने का तरीका बता दिया, क्यों आज होगा प्रभात का सीबीआई इनसॉल्युबल, और आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए के सल्फेट भी इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, पहला वाला क्यों आज होगा प्रभात बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, उसको देखो जरा। उसमें इसमें किसी को भी पहले लिख दो, किसी को भी बाद में लिख दो, सब कुछ चल जाता है उसमें। सोचो, मैंने पहले क्या बोला, क्यों आज होगा प्रभात, आज क्यों होगा प्रभात, प्रभात क्यों होगा आज, प्रभात आज क्यों होगा, होगा क्यों आज प्रभात। समझ रहे ना, प्रभात का मतलब समझते हैं क्या, सुबह, दिन, सवेरा, मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, आदो समझ ही नहीं आ रहा, प्रभात सवेरे के बारे में बात चल रही है। क्यों आज होगा प्रभात, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। प्रभात इज मॉर्निंग, सुप्रभात इज गुड मॉर्निंग। इट मीन्स सु मीन्स गुड है। आज क्या आगे, आज सारे बाराती, तेरे को बड़ा मजा आ रहा है इसमें, है बाराती, आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए। ज्यादा इंटरेस्ट ना ले, बाराती में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छा, हिंदुस्तान में बाराती, बारात में भी मजा अलग ही रहता है, नागिन डांस का मजा ही अलग है। बारात कोई भी हो, नागिन डांस जरूर होगा, है। अरे बी आर भाई सर तो लेजेंड है भाई, ये नागिन डांस खतरनाक करते बी आर भाई सर। चलिए ना, तो क्यों आज होगा प्रभात, तुमको कहां से पता चल गया है, यूट्यूब पे। अच्छा, 2 लाख व्यू है, गजब। तो थोड़ा बढ़ाओ, तुम लोग भी व्यू बढ़ाओ उनके, ऐसे क्या है ठीक है ना, है। मेरे को जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, चल जाएगा मेरा काम, मेरे को नागिन डांस नहीं करना, ठीक है। चलो, क्यों आज होगा प्रभात, आज सारे बाराती कैसे पागल हो गए, सल्फेट और सीबीआई क्या होगा बेटा, इनसॉल्युबल। अब इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा, देखो ध्यान से सुनना, है ना। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना इसके अंदर, थर्ड पॉइंट बना के लिख लीजिए, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल।
मतलब जितने भी नाइट्रेट बनते, कोई भी नाइट्रेट आ जाए ना, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट, वो नाइट्रेट, इसका नाइट्रेट, उसका नाइट्रेट, कैसा भी नाइट्रेट हो, हर नाइट्रेट कैसा होता है बेटा, सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपसे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज soluble, which of the following compound is soluble? ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, AgF, AgCl, AgBr, AgI। बताइए कौन सा सॉल्युबल होगा बेटा? फर्स्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आज के CBI जो है वो इनसॉल्युबल है। आज का फ्लोराइड विल बी सॉल्युबल, AgF इज सॉल्युबल, वेयर एज AgCl, AgBr, AgI आर इनसॉल्युबल। दूसरे नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। लिखिएगा, which of the following compound is insoluble? Which of the following compound is insoluble? Which of the following compound is insoluble? Correct answer? ठीक है, कैसे हो गया ये? इधर देखो ध्यान से, समझना एक बात। ये क्या दे रखा है आपको? नाइट्रेट। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। मुझे बताइए ये कौन दे रखा है? हेलाइड। हेलाइड में क्यों आज होगा प्रभात का? हेलाइड CBI इनसॉल्युबल होता, पर ये तो सॉल्युबल है। अब मुझे बताओ ये दोनों कौन है? सल्फेट। और ये किसका सल्फेट है? बराती का। और बराती का सल्फेट क्या होता है? इनसॉल्युबल। और ये क्या है? सॉल्युबल। ठीक है, अब एक बात और सुने, मैंने आपको बोला था ये वाला जो ऑर्डर है, चांद सितारा सजा लिया था इसको पन्ने में, मैंने बोलता सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया। अब इधर देखो, आज सारे बाराती कैसे, ये तीनों के सल्फेट क्या है? इनसॉल्युबल। और जबकि ये दोनों क्या है? सॉल्युबल। इधर देखो, यही बात हमने यहां यूज करी है, ये तो सॉल्युबल है और ये क्या है? इनसॉल्युबल। आप देखो ग्रुप 2 के ऊपर बात कर रही है, तीनों ग्रुप 2 के तो है। ग्रुप 2 के सल्फेट्स का ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बेरिलियम और मैग्नीशियम के सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, इनसॉल्युबल में भी ये थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल, ये और इनसॉल्युबल, ये और इनसॉल्युबल। ये कैसे पता चलता है? KSP से। इसका KSP थोड़ा ज्यादा है, इसका KSP और कम है, इसका KSP और कम है। जैसे जैसे KSP कम होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। अब एक बात सुने, इसी बार जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, पांचों सल्फेट दे रखे, दो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है इंटीजर। उसमें बोला था हाउ मेनी ऑफ देम आर इनसॉल्युबल। जिसको ये पता है वो मिनट जिंदगी, वरना बेबस लाचार। तो आंसर क्या था? 3। इंटीजर टाइप आंसर वो 3। 3 इनसॉल्युबल है, उन 5 में से 3 इनसॉल्युबल है और बाकी 2 सॉल्युबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें अगले पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जो लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, दैट इज पोलराइजेशन, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट फजान्स रूल। चलिए ना, पोलराइजेशन और फजान्स रूल, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था, वैसे ही उस तरह का है ना टॉपिक है पोलराइजेशन या फजान्स रूल। इसमें इसके पूरे फैक्टर्स वगैरह, इसका फंडामेंटल और इसके एप्लीकेशंस, ये चीजें हमें पढ़नी है। आइए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले पोलराइजेशन होता क्या है? एक बात सुने, ये जो टर्म है पोलराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एक स्टेटमेंट कहा था, हैनी स्मिथ इक्वेशन, जब हमने पढ़ा था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, दुनिया का कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवलेंट। अभी हमारे आयनिक बॉन्ड की बात चल रही है, तो बेटा आयनिक बॉन्ड में कैटायन होता है और एक एनायन होता है। ठीक है, अगर कैटायन छोटा हो और अगर एनायन बड़ा हो, तो कैटायन क्या करेगा? अगर ये छोटा है तो बताओ इसके न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा, और इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम, है ना। ये मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लो ये एनायन है, ये कैटायन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इससे बहुत दूर है, जबकि इसको अगर मैं यहाँ चिपका दूं, अभी मैंने दूर बना रखा बट ये चिपके हुए होंगे ना, बस दिखाने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन दिख सके। तो ये इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इससे तो दूर होगा, पर इसको अगर मैं यहाँ चिपका दूं तो इससे नजदीक होगा। तो ये क्या करेगा? ये कैटायन क्या करेगा? ये इसके जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो कैटायन के
थ्रू, अगर कैटायन ऐसा करता है कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच ले, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन मतलब डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जो आइडियली होना था उसके अलावा कुछ बिगड़ जाए, है ना। तो यहां पर होना क्या था, कायदे से इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसी के पास होने चाहिए थे, लेकिन कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। तो बेटा इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? पोलराइजेशन। कैटायन जब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचे और ऐसे खींचे कि वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाए, शेयरिंग मोड में आ जाए, और उसको क्या बोला जाएगा? पोलराइजेशन। अब शेयरिंग में कैसे भाई? कैटायन था, कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन इसकी बाउंड्री से तो बाहर आ गए, लेकिन इसके अंदर एंटर नहीं हो पाए। क्यों नहीं एंटर हो पाए? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको धक्का दे देता वापस। तो यहां से तो निकल आया और यहां पर एंटर नहीं हो पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन कहां दिखेंगे? बीच में। और अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड कौन सा आएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो जितना ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा हो जाएगा। और ये सब खेल किसके अंदर चल रहा है? कैटायन और एनायन, मतलब हम लोग किसके अंदर के खेल की बात कर रहे हैं? आयनिक बॉन्ड की। तो कई बार आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन की वजह से कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा बेटा? कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, सुनते जाइएगा। अभी अब मैं यहां पर इसका पहले डायग्राम बना देता हूं एक्चुअल, फिर अपन उसके बारे में डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा। मान लीजिए आपके पास एक कैटायन है, कैटायन कैसा है बेटा? छोटा। और एक एनायन है, वो कैसा है बेटा? बड़ा। ये जो प्लस बनाया गया ये दोनों के न्यूक्लियस है। ये मत समझना कि सर ये भी कैटायन ये भी कैटायन है, लिख देता हूं, भरोसा नहीं, अभी तो समझ में आएगा, बाद में सोचोगे। मान लो ये कैटायन ही एनायन है। पहली बात, अच्छे पोलराइजेशन के लिए, अच्छे पोलराइजेशन, कैटायन कैसा चाहिए? छोटू। और एनायन कैसा चाहिए? बड़ा। क्या हो गया बाल गणेश? काहे मजा आ रहा है तुझे? बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? क्या हो गया? बहुत मजा आ रहा है, कुछ तो हुआ? कुछ नहीं हुआ, फिर भी मजा आ रहा है। अलग ही मजे जीवन में। चलो, कैटायन और एनायन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। क्या बोला? कैटायन कैसा हो बेटा? छोटा। एनायन कैसा हो? बड़ा। जितना छोटू कैटायन, जितना बड़ू एनायन, उतना बढ़िया क्या होगा बेटा? पोलराइजेशन। अभी तो पोलराइजेशन शब्द है ना, ये पोलराइजेशन शब्द आपको हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्शन के टाइम पे सुनने को मिलता है। कब मिलता है? इलेक्शन। हिंदी में पोलराइजेशन को बोलते हैं ध्रुवीकरण। क्या बोलते हैं? ध्रुवीकरण। जब इलेक्शन आते हैं तो एक पार्टी आके दूसरी पार्टी के वोट बैंक को अपनी तरफ अगर खींच ले, लुभावने ऑफर वॉफर देकर, इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। कि भैया तुम, अगर हम चुनाव जीत गए, सड़क बनवा देंगे, ये कर देंगे, जो बेरोजगार होगा उसको 10,000 रुपए महीने दे देंगे ताकि वो नेट चला सके और रील देख सके और अपनी जिंदगी बर्बाद कर सके, है ना। तो ये ऐसे आए थे ऑफर बीच बीच में। हाँ, कि भाई बेरोजगार रहेगा, बेरोजगार को 6,000 रुपए महीना हम लोग सरकार की तरफ से अलाउंस देंगे। अबे तो जब 6,000 दे ही दोगे तो नौकरी करेगा क्यों? गांव में 6,000 बहुत होते हैं। 300 रुपए का रिचार्ज कराया महीने का, रील देखते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आराम से। ठीक है, तो ये तो क्या होता है कि किसी तरीके से अगर अपन किसी और के वोट बैंक को अपनी तरफ खींच ले तो उसको क्या बोलते हैं? वोट बैंक का पोलराइजेशन हो गया। वैसे ही अगर किसी और के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन अपनी तरफ खींच ले तो हम इसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। मुझे एक बात बताओ, एनायन, सॉरी, कैटायन हो चाहे एनायन हो, इनके पास इलेक्ट्रॉन तो खुद के तो होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है ना। इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज को खींचने का काम नेगेटिव करेगा कि पॉजिटिव करेगा? पॉजिटिव। कैटायन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, तो एक सवाल मन में उठ सकता है कि क्या सर एनायन नहीं खींच सकता क्या? सर कैटायन ही क्यों खींच रहा है? क्योंकि खींचना किसको? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम नेगेटिव तो करेगा नहीं, कौन करेगा? पॉजिटिव। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और कैटायन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। एनायन खुद किसी के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, क्योंकि एनायन पे तो खुद ही कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव। तो क्या हुआ कि कैटायन को एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहे हैं, और ये काम तब अच्छा होगा जब कैटायन का जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। इसका खींचने का पावर अगर ज्यादा है तो फिर ये अच्छे से पोलराइज करेगा। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, ये जब कैटायन अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी बाउंड्री को छोड़कर बाहर निकल आएंगे, लेकिन इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहां पर क्या दिखेगा
कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा, शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, यहां पर पोलराइजेशन। और जितना ज्यादा शेयरिंग होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक कैरेक्टर उतना कम, क्योंकि टोटल 100% में से तो कोवेलेंट और आयनिक आएगा। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, ताकि 100% मेंटेन रह सके, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, मुझे बताओ, इसमें दो टर्म यूज करता हूं, एक दोनों में से कोई एक पोलराइज कर रहा होगा और दोनों में से एक पोलराइज हो रहा होगा। क्या आप इस डायग्राम को देखकर या जितना हमने पढ़ा उसको देखकर बता सकते हैं कौन पोलराइज कर रहा होगा? कैटायन। कैटायन का काम है पोलराइज करने का, खींचने का काम इसी का है। कैटायन पोलराइज करता है, और कैटायन का पोलराइज करने की जो ताकत है, जो पावर है, उसको क्या बोला जाता है? पोलराइजिंग पावर। तो इस पूरे जो टॉपिक है उसके अंदर दो टर्म आती है, एक आता है पोलराइजिंग पावर और एक आता है पोलराइजेबिलिटी। तो कैटायन क्योंकि पोलराइज कर रहा है, तो कैटायन का जो पोलराइज करने का पावर है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजिंग पावर। और एनायन पोलराइज कर रहा है या पोलराइज हो रहा है? पोलराइज हो रहा है। तो एनायन के आसानी से पोलराइज हो जाने की जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा? पोलराइजेबिलिटी। अब एक बात सुनिए, मुझे पोलराइजेशन बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? पोलराइजेशन कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा बीच में। इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब आएगा? जब कैटायन के खींचने का पावर ज्यादा, और या फिर एनायन के इलेक्ट्रॉन जाने देने का पावर भी ज्यादा। ये आसानी से खींच पाए और ये आसानी से जाने दे। अब मुझे बताओ, पोलराइजिंग पावर ज्यादा कब होगा उसको समझते हैं बेटा। कैटायन के खींचने का पावर ज्यादा कब होगा? जब कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा। और ये आसानी से कब जाने देगा? जब इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा या कम? कम। सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, फैक्टर्स पढ़ रहे हैं अपन, एक तरह से लिखेंगे बाद में। अब मुझे बताओ, अगर जेड इफेक्टिव को मैं 4 से, देखो आयनिक बॉन्ड में आपने जब लैटिस एनर्जी पढ़ा, आपने जब हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा, तो लैटिस और हाइड्रेशन में दोनों समय पे फैक्टर दो थे, एक तो चार्ज और एक रेडियस। उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, कैटायन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और मुझे यह समझ में आ गया है कि कैटायन अच्छा पोलराइजिंग पावर तब दिखाएगा, ज्यादा पोलराइजिंग पावर तब दिखाएगा जब कैटायन के खींचने का पावर जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा। अच्छा, जेड इफेक्टिव और पॉजिटिव चार्ज का कोई रिलेशन याद आ रहा है डायरेक्टली? अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। मतलब कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी बढ़िया तरीके से वो सामने वाले के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं रेडियस पे जाता हूं तो डायग्राम नहीं दिख रहा है। अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन छोटा होना चाहिए। या फिर आप देखो, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज छोटा, और या फिर साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कैसे भी कर लीजिए, बात यही आएगी। अच्छा, एनायन को पोलराइज करना है या पोलराइज होना है? पोलराइज होना है। पोलराइज होना है मतलब इसको अपने इलेक्ट्रॉन जाने देने। जाने कब देगा? जब जेड इफेक्टिव कम होगा। अब जेड इफेक्टिव, मुझे बताओ एनायन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अच्छा, जेड इफेक्टिव और नेगेटिव चार्ज में कोई रिलेशन है क्या? इनवर्स। अब जेड इफेक्टिव कैसा चाहिए? कम। तो नेगेटिव चार्ज कैसा चाहिए? ज्यादा। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या फिर, ये दोनों बातें अच्छे पोलराइजेशन को सपोर्ट करती हैं। मतलब अभी हम चार्ज फैक्टर जब पढ़ेंगे तो चार्ज फैक्टर में सुनना क्या आएगा? जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। क्या बोला मैंने? हाँ, चाहे पॉजिटिव चार्ज बढ़े कैटायन का, चाहे नेगेटिव चार्ज बढ़े एनायन का, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ना पक्का है। आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। और दो फैक्टर आएंगे, एक तो चार्ज और एक साइज। चार्ज वाली बात मैंने बोल दी, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। और साइज वाला फैक्टर तो डायग्राम से याद हो जाना चाहिए कि अच्छे पोलराइजेशन के लिए कैटायन छोटू, अच्छे पोलराइजेशन के लिए एनायन बड़ू। और या फिर इसको आप जेड इफेक्टिव से सॉल्व कर दीजिए, या फिर नेगेटिव चार्ज से, जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना बड़ा, या जेड इफेक्टिव कम तो साइज ज्यादा। तो ये इसके फैक्टर्स भी आ गए यहां पर एक तरह से। और ये पूरा फिनोमिना हमने समझ लिया। पहले एक काम करें, आप ये डायग्राम बनाए, फिर डेफिनेशन ऑफ फैक्टर को इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे, बट यहां पर हमने सारी चीजें जनरलाइज फॉर्म में डिस्कस कर ली है।
बना लिया बेटा डायग्राम सबने? चलिए अब डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले पोलराइजेशन की, कि व्हाट इज पोलराइजेशन। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा आप। द फिनोमिना इन विच cation attracts the electron density of anion. The phenomena in which cation attracts the electron density of anion. इसको कई बार attracts के बदले distort भी बोल देगा, बात एक ही है, ठीक है ना। The phenomena in which cation attracts या cation distorts the electron density of anion towards itself such that the electrons get shared between them. ठीक है, तो ये तो हमने पोलराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी। क्या है पोलराइजेशन का डेफिनेशन? कैटायन जब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, और कैसे अट्रैक्ट करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या हो जाए, शेयर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पोलराइजेशन। दूसरी बात, पोलराइजेशन में दो टर्म आ रही है, एक तो आ रहा है पोलराइजिंग पावर और एक क्या आ रहा है बेटा? पोलराइजेबिलिटी। तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? पोलराइजिंग पावर और उसके फैक्टर्स पे, फिर हम बात करेंगे पोलराइजेबिलिटी और उसके फैक्टर्स पे। हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, पोलराइजिंग पावर। लिखिएगा पोलराइजिंग पावर के बारे में। एक बात बताओ, ये जो पोलराइजिंग पावर टर्म है ये किसके लिए डिफाइन होगी? कैटायन के लिए या एनायन के लिए? कैटायन के लिए। लिखिएगा द पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन। द पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ anion. The power of cation to distort the electron density of anion. ठीक है, अब देखो पॉइंट समझिएगा। पोलराइजिंग पावर की हम लोगों ने बात करी। एक बार बताओ, इधर देखो जरा ध्यान से। पोलराइजिंग पावर ज्यादा करना है, मतलब कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। कैसे होगा ज्यादा? दो चीजें आएंगी, एक तो चार्ज और एक साइज। तो बताइए, अच्छे पोलराइजिंग पावर के लिए कैटायन का साइज छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए बेटा? छोटा। तो जितना छोटा कैटायन उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर। और अच्छे पोलराइजिंग पावर के लिए क्या बोला था मैंने? जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा कब होगा? जब चार्ज ज्यादा होगा। रिलेशन देखो, पोलराइजिंग पावर और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पोलराइजिंग पावर और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब पोलराइजिंग पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अभी जेड इफेक्टिव हटा देते थोड़ी देर के लिए। पोलराइजिंग पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोलराइजिंग पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखिए ध्यान से, पोलराइजिंग पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। याद करिएगा, हम लोगों ने जब पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप में आपको एक बात बोली गई थी कि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ। अब याद करिए, इन दोनों के डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन था ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, और इन दोनों के डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन था फाई। और फाई को हमने क्या बोला था? चार्ज अपॉन साइज। और वहां पर फाई को क्या नाम दिया गया था? आयनिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब यह हुआ कि पोलराइजिंग पावर जिसको हम बोल रहे हैं वो और कुछ भी नहीं, वो क्या है बेटा? आयनिक पोटेंशियल। ये फाई तीन चीजों का नाम होते हैं। चाहे तो आप उसको पोलराइजिंग पावर बोल दो, चाहे तो आप उसको आयनिक पोटेंशियल बोल दो, चाहे तो आप उसे चार्ज डेंसिटी बोल दो। क्या बोल दो? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब छोटे से एरिया में कितना चार्ज आया हुआ है, वो डेंस है कि रेयर है, इस पे बात हो रही है। तो ध्यान से सुन लेना, पोलराइजिंग पावर बोलूं चाहे आयनिक पोटेंशियल बोलूं, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नोट डाउन कर ले, इसी पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। लिख लेना ये रिलेशन। फिर उसके बाद आते हैं अगली डेफिनेशन पे, दैट इज पोलराइजेबिलिटी। चले, है ना। बात करते हैं बेटा पोलराइजेबिलिटी पे। एक बात बताओ, पोलराइजेबिलिटी जो टर्म है ये किसके लिए डिफाइन हो रही है? एनायन के लिए, ठीक है। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि एनायन पोलराइज करेगा या पोलराइज होगा? पोलराइज होगा।
तो एनायन के पोलराइज हो जाने की जो टेंडेंसी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेबिलिटी। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। द एबिलिटी ऑफ एनायन, द एबिलिटी of anion to get polarized, the ability of anion to get polarized, एनायन के पोलराइज हो जाने की जो एबिलिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेबिलिटी। अब जरा रिलेशन देखिएगा पोलराइजेबिलिटी का। ये बात बताओ, यहां पर हमने क्या लिखा है? पोलराइजेबिलिटी। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था? अच्छे पोलराइजेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? जब जब चार्ज बढ़ेगा, चाहे पॉजिटिव बढ़े चाहे नेगेटिव बढ़े, ध्यान से देखो, एनायन को अगर अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाने दे दें तो एनायन पे नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा। और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उधर चला जाएगा। तो अच्छे पोलराइजेबिलिटी के लिए नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए और साइज भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब पोलराइजेबिलिटी, चार्ज और साइज तीनों कैसे आ रहे हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पोलराइजेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। और ये सब हो जाने के बाद नीचे देखें तो एक रिलेशन टाइप का आपके सामने लिखा। बेटा एक बात बताओ, अच्छे पोलराइजेशन के लिए, मतलब यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इसका पोलराइजिंग पावर क्या होना चाहिए? ज्यादा। या फिर इसका पोलराइज हो जाने की एबिलिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। दोनों बातें। तो या तो कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो या फिर एनायन की पोलराइज हो जाने की एबिलिटी ज्यादा हो, या दोनों ही ज्यादा हो, दोनों भी चल जाएंगे। ऐसा अगर हुआ तो बताइए पोलराइजेशन अच्छा होगा कि खराब होगा? अच्छा होगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो पोलराइजेबिलिटी लिख दिया, पोलराइजेशन अगर ऐसा कुछ होता है तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। ये ज्यादा हो चाहे ये ज्यादा हो, ये ज्यादा होगा तो ये अच्छे से खींचेगा, ये ज्यादा होगा तो ये आराम से जाने देगा। दोनों ही केस में पोलराइजेशन अच्छा होगा। जब जब पोलराइजेशन होगा तब तब कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा बेटा। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होता जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे, रिलेशन जो लास्ट में लिखा, इसके फैक्टर्स लिखते हैं और क्वेश्चन के ऑर्डर्स बनाते सीधे। छाप लिया? अब देखो, है ना, ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद अब इसके फैक्टर्स पे चल रहे हैं। दो फैक्टर्स, वैसे तो तीन फैक्टर है, पहले दो फैक्टर पे बात करेंगे। पहला फैक्टर क्या आएगा? चार्ज। दूसरा क्या आएगा? साइज। मुझे बताओ चार्ज का फैक्टर यहां देख लो। पोलराइजेशन के लिए बताइए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा। और नेगेटिव चार्ज भी क्या चाहिए? ज्यादा। मैंने आपको एक लाइन बोली थी, जब जब चार्ज बढ़ेगा, चाहे पॉजिटिव बढ़े चाहे नेगेटिव बढ़े, पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो यही हमारा यहाँ पर फैक्टर बन के आने वाला है कि जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। मतलब पोलराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो आइए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन के ऊपर। तो पहला फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा चार्ज। और चार्ज और पोलराइजेशन का जो रिलेशन है अगर उसकी बात करें तो पोलराइजेशन will be directly proportional to positive charge of cation और या फिर it will be directly proportional to negative charge of anion। कोई सा भी चार्ज बढ़े, चाहे केटायन का पॉजिटिव चार्ज बढ़े चाहे एनायन का नेगेटिव चार्ज बढ़े, दोनों केसेस में पोलराइजेशन बढ़ेगा।
चलिए ना। अब यहाँ पर देखिए चार्ज वाले फैक्टर के ऊपर हमने यहाँ पर 5 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पोलराइजेशन क्या बोला बेटा? पोलराइजेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। आपको एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा गया भैया इनमें से किसी में भी पोलराइजेशन का ऑर्डर बना दो, तो समझ में आ जाएगा पोलराइजेशन का टॉपिक है। या फिर पूछा किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो भी अपन समझ सकते हैं, फजाल्स रूल से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मुझे बताइए क्रोमियम मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक। और जब भी आयनिक कंपाउंड में पूछा जाए कि भैया किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा या किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, तो अपने को समझ में आना चाहिए वो फजांस रूल से डिफाइन हो सकता है कि भाई आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। अब मुझे बताओ एक बात, यहां पर आपको सबसे पहला फैक्टर क्या देखना है? चार्ज। चार्ज की बात करूं तो बताइए यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो क्रोमियम पे आएगा +2, यहां क्रोमियम पे आएगा +3, यहां क्रोमियम पे आएगा +6। यहां बताइए मैंगनीज पे कितना आएगा? +2, यहां आएगा +4, यहां पर कितना आएगा? +7। यहां सल्फर की बात कर रहा हूं, सल्फर पे +2, +4, +6। यहां पर बताइए NaCl में Cl पे कितना है बेटा? -1। सोडियम तो कॉमन है, Na तो कॉमन है, उसको नहीं लिख रहा हूं। सल्फर पे -2, फॉस्फोरस पे -3। NaF में सोडियम पे +1, मैग्नीशियम पे +2 और एल्यूमिनियम पे +3। फ्लोरीन कॉमन है इसलिए उसको नहीं लिख रहे, ठीक है। अब मुझे देखकर बताओ क्या ये लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। चाहे पॉजिटिव चार्ज बढ़े चाहे नेगेटिव चार्ज बढ़े, जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। और अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यहां से देखिए इसमें पूछा जाए तो बेटा लेफ्ट टू राइट चार्ज बढ़ रहा है, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम। यहां पर भी देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर, फटाफट नोट डाउन कर ले। अब इसमें से हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे, देखो ध्यान से, एक तो ऑर्डर बनाने का क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आयनिक, क्या पूछेगा? और ऑप्शन में दिया एक CRO, एक दिया Cr2O3, एक दिया CrO3 और एक लिखा गया ऑल आर इक्वली आयनिक। अब अपने को समझ में आना चाहिए कि भैया मोस्ट आयनिक कौन होगा? CRO। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बेसिकली वो ऑर्डर से ही है, मैक्सिमम मिनिमम किसी में भी पूछा जा सकता है, जहां ऑर्डर बन सकता है वहां मैक्सिमम मिनिमम तो बन ही सकता है। तो ये पहला फैक्टर है जो हमको पता होना चाहिए। लाइन बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें, जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, चाहो तो लिख भी लेना ताकि बाद में भी जब पढ़े तो क्लियर रहता फैक्टर, एक लाइन से समझ में आ जाएगा। जब जब चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। कर लिया नोट डाउन? ये लिख लिया शुरू के 3। चले बेटा ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमने जो फैक्टर ले रखा है सेकंड नंबर पे, वो कौन सा फैक्टर आ रहा है बेटा? साइज, ठीक है। साइज की अगर बात करें तो याद करिए, डायग्राम को याद करिएगा। अच्छे पोलराइजेशन के लिए केटायन कैसा चाहिए? छोटा, और एनायन कैसा चाहिए? बड़ा। ध्यान से देखिएगा इधर,
कैटायन का साइज अगर कम है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, मतलब इनवर्स रिलेशन है। और एनायन जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। 3 एग्जांपल अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले इन पे बात करते हैं। हमेशा जब भी पोलराइजेशन का क्वेश्चन आएगा, पहला फैक्टर क्या लगाओगे? चार्ज। तो पहले चार्ज फैक्टर को देखते हैं बेटा, यहां पर कितना चार्ज है? +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, ठीक है। अब देखो यहां पर हर जगह थू 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 है ना, मतलब इसका मतलब है चार्ज क्या हो गया? सेम। अब चार्ज सेम है तो अगले नंबर पे क्या देखेंगे? साइज। अब साइज में दो बातें आती हैं कि आपको कैटायन का साइज देखना है या एनायन का। तो जनरली दोनों में से कोई ना एक कॉमन होता ही है। अब देखो इसमें दोनों में कैटायन कॉमन है, यहां पर भी कैटायन कॉमन है, कैटायन कॉमन, तो कैटायन के साइज से तो कुछ पता नहीं चलने वाला, तो अपने को किसका साइज देखना पड़ेगा? एनायन का। तीनों में ऑक्साइड है, तीनों में सल्फाइड है। ऑक्सीजन सल्फर क्या सेम ग्रुप के हैं या नहीं है? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, सल्फर का साइज बड़ा है। और देखो पोलराइजेशन के लिए एनायन कैसा चाहिए? छोटा या बड़ा? बड़ा। जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना कम आयनिक कैरेक्टर। ये ऑर्डर बन के आ जाता है। दो और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। देखिए साइज, अब देखो एक बात याद करना, अलबेली के सीवीआई कोवेलेंट होते हैं, ये हमने शुरू में सुन लिया था। अब उसका रीजन अब हमको यहां पर दिखेगा। बेटा सपोज अपन ने LiF लिया, सपोज अपन ने LiCl लिया, सपोज अपन ने LiBr लिया और LiI लिया, और इसके लिए हमसे पूछा गया पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। और सिमिलरली अगर हमको दिया गया AlF3, हमें दिया गया बेटा AlCl3, हमें दिया गया बेटा AlBr3, और सपोज हमें दिया गया AlI3, तो इसके अंदर भी हमें देखना है बेटा पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। ठीक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। मुझे बताइए यहां पर सबसे पहले पोलराइजेशन का जब ऑर्डर आता है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? चार्ज। चार्ज देखेंगे तो बेटा चार्ज इन सब में क्या आएगा? सेम, क्योंकि ये +1 -1 वाले कैंडिडेट्स हैं। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये +3 -1 +3 -1 +3 -1 एंड +3 -1। अब एक बात बताओ, चार्ज सेम हो गया, सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे? साइज। लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्या साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। और किसका साइज बढ़ रहा है? एनायन का। एनायन जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा। तो इसका मतलब है यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब जरा इस रिलेशन को देखो, क्या आपको यहाँ दिख रहा है कि LiF का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है कि नहीं है? बेटा है। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते थे कि LiF तो आयनिक है, लेकिन अलबेली का CBI कैसा मिलेगा? कोवेलेंट। अच्छा बताओ इनमें से मोस्ट कोवेलेंट कौन होगा? LiI। एनसीईआरटी की लाइन है इस ब्लॉक की, एनसीईआरटी की लाइन है इस ब्लॉक की, अमंगस्ट लिथियम हैलाइड्स LiI इज मोस्ट कोवेलेंट। रीजन कहां से आ रहा है? पोलराइजेशन। आइए यहां पर सिमिलर पैटर्न में, यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर एनायन का साइज बढ़ रहा है, जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना कम आयनिक कैरेक्टर, मतलब ये मोस्ट आयनिक होगा। ये हम लोगों ने याद करिए, शुरू में जब ऑक्टेट रूल के क्वेश्चन किए थे तो AlF3 को हमने आयनिक बॉन्ड में तोड़ा था और इनको हमने कोवेलेंट के हिसाब से काउंटिंग करी थी शेयर करके, तो ये आयनिक हो जाएगा और ये कोवेलेंट हो जाएगा। नोट कर लें इसे। ये दो फैक्टर्स अभी देखे, तीसरा फैक्टर कल देखेंगे और इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम लोग। बाकी क्वेश्चन वगैरह मॉड्यूल के सॉल्व करते रहिए, है ना। चैप्टर खत्म होने पे ही है तो फिर डिस्कशन कर लेंगे।